वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2023 में रिलीज हुई एक सुपर मोटिवेशनल मूवी जिसका नाम है फ्लामिंग हॉट। चैनल पर आपने कई ऐसी मूवीज देखी होंगी और उनको सराहा भी है क्योंकि इनमें से कई रियल स्टोरीज पर हैं और आज की मूवी भी एक रियल लाइफ पर बेस्ड है दोस्तों। इसीलिए बिना किसी इंट्रोडक्शन के चलिए शुरू करते हैं कहानी। लेकिन दावा करते हैं कि वीडियो के एंड में ना बहुत मोटिवेट फील करेंगे आप खुद को। तो कहानी की शुरुआत होती है 1960 में यानी 1960s में और हमको एक बहुत ही बड़ा वाइन यार्ड दिखाया जाता है। वो फार्म जहाँ पर अंगूर उगाए जाते हैं। वहाँ पर कई गरीब परिवार काम करते हैं, साथ ही परिवार के बच्चे भी वहाँ आराम से खेलते कूदते हैं। अब क्या है कि एक बच्चा भागते भागते गलती से एक आदमी से टकरा जाता है और नोटिस कर लीजिए दोस्तों, यही लड़का अपनी कहानी का हीरो है, नाम है रिचर्ड। और वो जिस आदमी से टकराया था ना वो कोई और नहीं उसके पिता होते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है। वो रिचर्ड का हाथ पकड़कर उसको उठाते हैं लेकिन उसको काफी सुनाते भी हैं कि हमेशा खेलते कूदते रहोगे क्या, कभी काम नहीं करना, जाओ उन अंगूर को तोड़कर बास्केट में डालो। पर दादू दोस्तों वो रिचर्ड को सपोर्ट करते हैं और उल्टा रिचर्ड के पिता को डांटते हैं कि अरे बच्चा है वो गधे कहीं के, उससे काम करवा रहा है अभी से, रिचर्ड बेटा तुम जाओ तुम खेलो जाओ। इस तरह बड़े प्यार से वो रिचर्ड को भेज देते हैं। और ये रिचर्ड के पापा है ना बड़े गुस्से वाले इंसान है, हर वक्त किसी न किसी बात पर रिचर्ड को डांटते रहते हैं, उसे मारते भी है। बेचारा एक कोने में बैठकर रोता रहता है। लेकिन ऐसे वक्त में फिर दादू हमेशा उसको हिम्मत देते हैं और उसे कहानियां सुनाकर हंसाते रहते हैं। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, इनका परिवार काफी गरीब है यार, और ऊपर से लोग मैक्सिकन हैं और अमीर अमेरिकन के वाइन यार्ड में काम करके अपना गुजारा करते हैं। पर रिचर्ड के पापा उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं और इन मुश्किल हालात में भी वो रिचर्ड को स्कूल भेजते हैं। लेकिन पढ़ाई नाम की चीज रिचर्ड के दिमाग में घुसती नहीं, पर फिर भी पापा के डर से वो स्कूल चला ही जाता है। अब स्कूल में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, नाम है जूडी। वो भी वैसे एक गरीब मैक्सिकन परिवार से है, दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। और क्योंकि ये लोग मैक्सिकन है तो यहाँ के गोरे बच्चे इन्हें बहुत बुली करते हैं, यहाँ तक कि वो रिचर्ड का खाना तक नीचे गिरा कर चले जाते हैं। इन हालातों से रिचर्ड बड़ा परेशान भी होता है, लेकिन जूडी हमेशा उसका साथ देती है और उसको दिलासा भी देती है कि कोई बात नहीं, हम एक दिन इनसे बदला जरूर लेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी रिचर्ड। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, रिचर्ड को स्कूल आना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसको ये लगता है कि कम से कम जूडी के लिए मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। और जूडी ही अपनी कहानी की हीरोइन है। रिचर्ड को उसकी माँ लंच के लिए हर रोज सिर्फ और सिर्फ बुरिटोज ही देती है। इस वजह से उसे बुरिटोज से चिढ़ भी होने लग जाती है। ये बुरिटोज एक मैक्सिकन डिश है जिसमें आटे के रोल में मांस, चीज, बीन्स और कुछ वेजिटेबल्स रखकर बनाया जाता है। रिचर्ड माँ से पूछ लेता है कि माँ रोज रोज यही खाऊंगा क्या मैं, कुछ और दो ना। तो माँ भी कहती है कि क्या करे बेटा, तरह तरह के डिशेस बनाकर देने की हमारी औकात कहाँ है। और ये कहते कहते वो एक नहीं कई बुरिटोज उसके बैग में ठूस देती है। ना चाहते हुए भी रिचर्ड को उनको लेकर जाना पड़ता है और स्कूल जाकर वो जूडी को देता है, क्योंकि जूडी का परिवार रिचर्ड के परिवार से और भी ज्यादा गरीब है और उसे कई दिनों तक बुरिटोज भी नसीब नहीं होता। दोनों अब एक दिन खा रहे होते हैं तो स्कूल के कुछ बुलीज फिर इनको परेशान करने आ जाते हैं। उसमें से एक गोल मटोल लड़का रिचर्ड को चिढ़ाता है कि तुम मैक्सिकन लोग रोज रोज ये बुरिटोज ही खाते रहते हो क्या, और नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ खाने को, ऐसा क्या है इसमें, लाओ मैं जरा खाकर देखता हूँ। और रिचर्ड उसका हाथ पकड़कर अकड़कर कहता है कि अगर ये तुम्हें चाहिए ना तो पैसे दो और ले जाओ, मुफ्त की रोटी मत तोड़ो। ये गोलू भाई जरा डर जाता है कि इस चींटी के भी पर निकल आए क्या। वो पूछता है कि ठीक है ये कितने का है, तो रिचर्ड कहता है 25 सेंट्स। गोलू 25 सेंट्स देकर बुरिटोज उठाकर खा लेता है और पहला बाइट लेने के बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि ये तो काफी लाजवाब है। और बाकी स्टूडेंट्स भी पैसे देकर रिचर्ड के बुरिटोज खरीद लेते हैं। और दोस्तों ये बुरिटोज या बरीटोज, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, मुझे तो मतलब कंफ्यूजिंग हो रहा है इसमें थोड़ा, खैर बुरिटोस ही बोलते हैं ओके। अब कुछ दिनों में रिचर्ड रोज ढेर सारे बुरिटोस लेकर आता है और स्कूल में सारे स्टूडेंट्स को बुरिटोस बेचकर बढ़िया पैसे कमा लेता है। उन पैसों से वो अपने लिए कुछ खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट जाता है पहले, लेकिन एक मैक्सिकन के हाथ में इतने पैसे देखकर दुकानदार को शक हो जाता है कि पक्का इसने कुछ गड़बड़ी की है, ये लोग तो ज्यादातर गरीब ही होते हैं तो इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। शक के मारे वो पुलिस को कॉल कर देता है दोस्तों। रिचर्ड को बहुत बुरा भी लगता है कि यार ये लोग तो चोर समझ रहे हैं मुझे, मेरी मेहनत की कमाई है ये। बचपन में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मन मस्तिष्क पर उसका काफी बुरा असर भी पड़ता है और लाइफ लॉन्ग एक दर्दनाक याद बनकर रह जाता है। रिचर्ड के साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों। और जब वो बड़ा होता है तो बुरी संगत में पड़कर चोरी, नशीला पदार्थ बेचना, इस तरह के काम करने लगता है। जैसे कि ये काफी नहीं था, उसके साथ मिलकर जूडी भी वही सब करने लग जाती है। इनका अपना एक गैंग भी होता है। 1970 का जमाना और रिचर्ड और जूडी के रिश्ते से जूडी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो रिचर्ड से कहती है अब हमें ये गलत काम छोड़ देना चाहिए, कोई ढंग की नौकरी करके अपने बच्चों को पाल लेंगे हम। लेकिन रिचर्ड उसकी नहीं सुनता और अपने गैंग के साथ मिलकर वही काम जारी रखता है, जिसकी वजह से उसको जेल में भी बंद कर दिया जाता है। एक बार कोर्ट में केस चलता है। उस वक्त क्या था कि मैक्सिकन्स के बारे में गलत राय रखते थे लोग, उन्हें गोरे लोग अपने से कम और नीचा समझते थे। पुलिस वाले भी से मैक्सिकन्स को ज्यादातर टारगेट ही करते थे, उन पर हमला तक करते थे, जिसमें कई मैक्सिकन्स मारे गए। अब गोरों के इस रवैये का मैक्सिकन कम्युनिटी ने एकजुट होकर विरोध किया और कई मैक्सिकन्स पर लगे झूठे इल्जाम और गलत सजाएं रद्द कर दी गई। तो ऐसे में जज कहते हैं कि तुमने जो जुर्म किया है उसे माफ करके तुमको एक और मौका देने का सरकार ने तय किया है, लेकिन याद रखना इसके आगे अगर तुम एक छोटी सी भी गलती करते हो और तुम पर केस हुआ तो जिंदगी भर जेल की सजा काटनी पड़ेगी। अब रिचर्ड भाई साहब भी यहाँ से सुधर जाने का फैसला कर लेते हैं। उसके गैंग के फ्रेंड्स उसको वापस बुलाते हैं, लेकिन अब रिचर्ड उनके साथ नहीं जाता।
इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं और अब साल है 1982। रिचर्ड और जूडी की शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं इनके। एक तो बहुत ही छोटा बच्चा है और एक बड़ा बेटा भी है। रिचर्ड के पास फिलहाल कोई ढंग की नौकरी भी नहीं है, कोई छोटा मोटा काम करके वो अपना परिवार चला रहा है, लेकिन घर में पैसों की बहुत तंगी है दोस्तों। एक दिन क्या होता है कि अचानक फ्रिज बंद हो जाता है, खराब हो जाता है और इसे ठीक नहीं किया गया तो जो खाना उसमें रखा गया है वो खराब हो जाएगा और आने वाले दिनों में इनके पास खाना तक नहीं रहेगा। रिचर्ड को थोड़ा इलेक्ट्रिकल काम वगैरह तो आता था और वो फ्रिज को ठीक करने की कोशिश में लग जाता है। तब उसका बेटा आकर जूडी को अपना फटा शू दिखाता है और कहता है कि माँ शू फट गया, मुझको नया चाहिए। अब नए शूज के पैसे कहाँ होंगे इनके पास, इसलिए जूडी बबल गम चिपकाकर शू को सील कर देती है और कहती है कुछ दिन तो चल जाएगा। अब घर में थोड़े पैसे लाने के लिए जूडी भी कुछ न कुछ करती रहती है, घर पर ब्रेड वगैरह बनाकर उन्हें बेचती है। रिचर्ड ठीक से स्कूल नहीं गया, लेकिन जूडी ने पढ़ाई बढ़िया की थी। वो रिचर्ड के लिए एक बढ़िया रिज्यूमे रेडी करके देती है। रिचर्ड उसके कई कॉपीज बनाकर हर जगह अपना रिज्यूमे देकर नौकरी मांगता है। कहता है कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आपके घर के जूठे बर्तन धोने को तैयार हूँ, सब कुछ चलेगा मुझे, बगीचा संभालने का काम हो तो भी चलेगा, साफ सफाई का हो, कुछ भी मैं कर लूंगा। अब क्या था ना दोस्तों, उस वक्त रोजगार मिलना बड़ा मुश्किल था और वो भी एक मैक्सिकन को काम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल। अब एक दिन क्या होता है कि रिचर्ड के बेटे का शू फिर से जवाब दे जाता है और वो एक कार पर पैर रखकर बबल गम को फिर से चिपकाने की कोशिश करता है, लेकिन तब बबल गम उस कार पर चिपक जाता है और वो कार होती है अमेरिकन की और वो उस बच्चे को मैक्सिकन मैक्सिकन कहकर काफी डांटता भी है, बहुत ही खराब शब्दों का इस्तेमाल करता है उसके प्रति। रिचर्ड और जूडी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा गोरों को दिखा नहीं सकते ना, वरना इन पर फिर से कोई कार्रवाई हो जाएगी। जूडी कहती है हम कितने दिन इस तरह सड़क पर नोटिस देते हुए ब्रेड बेचते हुए गुजारा करेंगे, तुम अपने पापा से बात करो ना, वो जिस कंपनी में काम करते हैं शायद वही तुम्हें कोई नौकरी दिला दें। अब वैसे दोस्तों रिचर्ड तो अपने पापा से मिलना तक नहीं चाहता, क्योंकि वो रिचर्ड से बात ही नहीं करते, और वो इसीलिए कि रिचर्ड ने पढ़ाई नहीं की और गलत काम किया बचपन से लेकर अभी तक, मतलब एक गैंगस्टर हो गया था वो। फिर भी अपने परिवार की खातिर रिचर्ड को नौकरी की सख्त जरूरत होती है और वो अपने परिवार को लेकर चला जाता है पापा से मिलने के लिए। रिचर्ड के दादाजी की तो पहले मृत्यु हो चुकी थी, बताना भूल गया मैं आपको, लेकिन माँ उनको देखकर बड़ी खुश होती है और उन्हें खाना बनाकर भी देती है। किसकी माँ? अरे रिचर्ड की माँ दोस्तों। सब खाते हैं लेकिन रिचर्ड चुप बैठा होता है। फिर आते हैं पापा जी, लेकिन हमेशा की तरह उसको लेक्चर देते हैं कि मैंने गरीबी में भी तुम्हें स्कूल भेजा, तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम गैंगस्टर बन गए, नशीले पदार्थ बेचने लगे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने इन सब के पीछे। 2 वक्त का खाना नहीं खिला पा रहे हो तुम अपने परिवार को, तभी तो अपने परिवार को लेकर यहाँ आ गए मेरे पास मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुमको। सारी बातें सुनने के बाद रिचर्ड भी गुस्से में उठकर बाहर चला जाता है, क्योंकि पापा बस अपनी बात करते रहे। रिचर्ड को तो उन्होंने पूछा भी नहीं, ना ही उसे बात करने का मौका दिया, ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो असल में यहाँ क्यों आया है। बस अपनी भड़ास निकालते रहे रिचर्ड पर। रिचर्ड भी फैसला कर लेता है कि बस हो गया खत्म, अब नौकरी के पीछे भागना बेकार है, इसीलिए मैं अपना वापस अपने पुराने धंधे पे लौट जाऊंगा। फिर वो अपने गैंगस्टर फ्रेंड से मिलने जाता है और ये देखिए ये है टोनी, जो फिलहाल इस गैंग का लीडर है। असल में टोनी एक कंपनी में काम करता है, दिन भर वहाँ काम करके रात को वो नशीला पदार्थ बेचता है और ये इलीगल गैंग चला रहा है इस तरह ये। और वो ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी माँ को कैंसर है और उनके इलाज के लिए बहुत ज्यादा बड़ी रकम की जरूरत है, जो कि उसको जॉब से नहीं मिल सकती। एंड इस गैंग की एक और खासियत है कि ये पूरी गैंग ही मैक्सिकन है। ये सब जानकर रिचर्ड कहता है कि यार अगर तुम्हें नौकरी मिल सकती है तो मुझे तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी, मुझे अपनी कंपनी में कोई काम दिला देना। असल में टोनी फ्रिटो ले नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी की फैक्ट्री में काम करता है, जो कि चिप्स वगैरह बनाती है। वो कहता है कि यार मैं खुद वहाँ पर क्लीनर का काम कर रहा हूँ, मुझे मतलब मैं तुझे नौकरी क्या दिला पाऊंगा, हाँ पर तुम चाहो तो खुद कंपनी में आकर एप्लीकेशन फॉर्म भरो, शायद तुम्हें काम मिल जाए। रिचर्ड वैसा ही करता है, लेकिन फॉर्म इंग्लिश में होता है और रिचर्ड को इंग्लिश ठीक से आती ही नहीं, वो सिर्फ स्पेनिश जानता है। इसीलिए वो उस फॉर्म को घर लेकर आता है और सोच में पड़ जाता है कि अब करूँ क्या। तभी जूडी आती है और काफी खुश नजर आती है, क्योंकि उसे किसी स्टोर में छोटा सा काम मिल गया था। वो फॉर्म को देखकर कहती है अबे गधे, पहले क्यों नहीं बताया कि ये नौकरी का एप्लीकेशन है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो क्या हो गया, मुझे तो आती है, मैं भर देती हूँ इसको। लेकिन उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा होता है और रिचर्ड ने तो स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। तो जूडी कहती है अबे बस इतनी सी बात के लिए मुंह लटका कर बैठे हुए हो, एक काम करती हूँ मैं अपने हाई स्कूल का नाम लिख देती हूँ और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख देती हूँ, वो लोग चेक थोड़ी ना करेंगे वैसे भी। फिर रिचर्ड उस एप्लीकेशन को ले जाकर फ्रिटो ले कंपनी में देता है। उसका इंटरव्यू लिया जाता है एक सुपरवाइजर के द्वारा, जिसका नाम है लोनी। एप्लीकेशन देखकर वो कहता है कि अच्छा तो तुम भी उसी स्कूल में पढ़े थे क्या? मैं भी उसी स्कूल का स्टूडेंट था। तुम्हें वो प्रिंसिपल याद है, एकदम खड़ूस, मुझे तो बहुत चिढ़ थी उससे। अब रिचर्ड जबरदस्ती अपनी बत्ती से दिखाते हुए कहता है हाँ सर, मुझे वो बहुत ही अच्छे से याद है, एकदम खड़ूस था वो आदमी तो बच्चों को मारता भी था। लोनी कहता है क्या? अरे वो आदमी नहीं औरत थी। बस दोस्तों इस तरह रिचर्ड की पोल खुल जाती है और लोनी को पता चल जाता है कि रिचर्ड ने इस एप्लीकेशन में झूठी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है।
और वो रिचर्ड को रिजेक्ट करने वाला होता है, लेकिन तब रिचर्ड सच बता देता है कि सर प्लीज मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं हर काम करने को तैयार हूँ, जी भर से करूंगा, मेरे परिवार की हालत बहुत ही खराब है, प्लीज अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लोनी भी कहता है कि ठीक है, यहाँ पर और भी कई मैक्सिकन्स काम करते हैं और मैं जानता हूँ मैक्सिकन्स काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ काम देने को तैयार हूँ। बस दोस्तों, रिचर्ड की खुशी का ठिकाना नहीं होता। जिंदगी में पहली बार इस तरह का यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर उसे इतनी बड़ी और शानदार कंपनी की फैक्ट्री में जाना बहुत ही बढ़िया लगता है। वो हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। तब लोनी उसको समझाता है कि उसे कहाँ कहाँ सफाई करनी होगी और किस तरह से काम करना होगा। रिचर्ड उसकी बातें सुनते सुनते अपनी आंखें फाड़कर बड़ी फैक्ट्री को देख रहा होता है, जैसे कि वो कोई अजूबा देख लिया उसने। वो बहुत ही प्राउड फील करता है कि क्लीनर ही सही, पर इतनी बड़ी फैक्ट्री में मुझे नौकरी तो मिल गई कम से कम। पर लोनी एक और बात कहता है कि देखो, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी गलती हुई तो काम से निकाल दिए जाओगे। रिचर्ड बड़े जोश के साथ कहता है कि अरे आप देखते रहना सर, मैं ऐसी सफाई करूंगा कि यहाँ का फर्श क्या, मशीनें भी चमचमाकर चमकती रहेंगी। तो लोनी कहता है ठीक है, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ कितने दिन टिक पाते हो। अब लोनी के जाने के बाद रिचर्ड अपना काम शुरू कर देता है। बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करता है वो हर चीज में, और काम करते करते इतनी खुशी उसको मिलती है ना कि पूछो मत। उसका साथी कहता है कि अबे इतना उछल क्यों रहा है, अगर सब कुछ इतना फास्ट करेगा ना तो ज्यादा काम देंगे लोग, फिर दिक्कत हो जाएगी, धीरे धीरे कर काम को। लेकिन नहीं, रिचर्ड तो अपनी ही धुन में मस्त है और बहुत ही जी जान सफाई करता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर काम करने का उसको मौका मिला है। जब रिचर्ड घर आता है ना तो जूडी कहती है, पता है मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो काम तुम्हें पसंद आ जाए। और एक बात बताओ, तुम्हारा पहला दिन कैसा गया? जूडी को भगवान पे भरोसा तो था, लेकिन अपने हीरो को सिर्फ खुद पे भरोसा है, वो भगवान को नहीं मानता। अगले दिन भी वो उसी जोश के साथ फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन अपने काम के अलावा उसको ये जानने में भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कि ये मशीनें चलती कैसे हैं और इनमें से चीटोस और चिप्स बनकर निकलते कैसे हैं। तो वो एक मशीन ऑपरेटर जिसका नाम कैरसन है उससे मशीन्स के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पे क्लीनर्स को सबसे नीचे दर्जे का माना जाता है, उसी तरह उनके साथ बर्ताव भी किया जाता है। कैरसन कहता है तुम्हारा जो काम है ना बस वही करो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे। अब एक एक्स गैंगस्टर होने के नाते रिचर्ड को उसे उठाकर पटकने का तो बड़ा मन करता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं, क्योंकि उसे अपने परिवार की खातिर शांति से काम लेना होगा। इसीलिए वो बस इमेजिन कर लेता है कि वो कार्सन की धुलाई कर रहा है। एक और मशीन ऑपरेटर होता है जिसका नाम है बेकर, और वो एक अफ्रीकन अमेरिकन है। वो बहुत ही शांति से अपना काम कर रहा होता है और रिचर्ड को लगता है कि ये अच्छा आदमी होगा, इसीलिए वो बेकर को अपना इंट्रो देता है कि देखो मेरा नाम रिचर्ड है और मैंने कल ही काम ज्वाइन किया है। वो भी कहता है कि मेरा नाम बेकर है और मैं एक इंजीनियर हूँ और यहाँ पर मशीन ऑपरेटर का काम कर रहा हूँ। इस तरह वो बहुत ही फ्रेंडली और नॉर्मल तरीके से बात करता है। रिचर्ड हिम्मत जुटाकर उन मशीनों के बारे में उससे चीजें पूछता है। दूसरे मशीन ऑपरेटर्स की तरह वो रिचर्ड को इंसल्ट नहीं करता, बल्कि बहुत ही सब्र के साथ उसे हर सवाल का जवाब देता है। रिचर्ड पूछता है कि सर मुझे मशीन्स में काफी इंटरेस्ट है, अगर मैं यहाँ एक मशीन ऑपरेटर बनना चाहूँ तो मुझे क्या क्या करना होगा। पर इतने में टोनी आ जाता है और रिचर्ड को दूर लेकर जाकर कहता है कि अब है वो लोग मशीन ऑपरेटर्स हैं, उन्हें कभी तंग मत करना वरना मुसीबत हो जाएगी। और लंच टाइम में टोनी रिचर्ड को समझाता है कि देखो यहाँ के एम्प्लॉयज को अलग अलग दर्जों में बांटा गया है। सबसे ऊंचे दर्जे पे हैं ये 4 लोग जो एक साथ बैठकर खा रहे हैं। ये लोग हैं प्लांट मैनेजर्स, इन्हें सबसे ज्यादा सैलरी भी मिलती है और ये ऐश करते हैं लोग, ना इन्हें मेहनत का कोई काम करना पड़ता और ना ही इन्हें कोई टेंशन होती। अगर कोई टेंशन होती भी है तो उसको ये लोग अपने से निचले दर्जे के फ्लोर मैनेजर्स पे थोप देते हैं। इन फ्लोर मैनेजर्स को भी बढ़िया सैलरी मिलती है, लेकिन प्लांट मैनेजर से कम। ये लोग अपना वर्क प्रेशर थोपते हैं अपने से निचले दर्जे के मशीन ऑपरेटर्स पर। ये 4 हैं यहाँ के मशीन ऑपरेटर्स, इनमें से एक है बेकर। इनके बाद आते हैं चौथे दर्जे के एम्प्लॉयज जो कि सुपरवाइजर्स हैं, और उनसे भी नीचे आते हैं हम लोग जो ये ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर काम करते हैं, मतलब सबसे नीचे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे अगर कोई समझदार इंसान है तो वो सिर्फ बेकर है जो यहाँ 15 साल से काम कर रहा है, लेकिन आज तक उसको एक भी प्रमोशन नहीं दिया गया। बेकर की काबिलियत और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे प्लांट मैनेजर बन जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग उसको आगे बढ़ने नहीं देते, सिर्फ इसीलिए कि वो अफ्रीकन अमेरिकन है। लेकिन फिर भी पिछले 15 साल से बेकर अपना काम बहुत ही डेडिकेशन और जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। आज जो लोग वो प्लांट मैनेजर बने बैठे हैं ना, उन सब ने बेकर से काम सीखा था, क्योंकि बेकर जैसा इंटेलिजेंट आदमी यहाँ पर कोई नहीं है। नौकरी मिलने के कुछ दिन के बाद रिचर्ड अपनी माँ से मिलने जाता है। माँ कहती बेटा मेरा रेडियो खराब है, जरा ठीक करके दे दो। रिचर्ड खुशी से उसको ठीक करने लगता है और बहुत ही प्राउड होकर माँ से कहता है कि माँ तुम्हें पता है मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ बड़ी बड़ी मशीन है और यूनिफॉर्म पहनकर मुझको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ का बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। पर इतने में पापा आ जाते हैं आंख लगाने और कहते हैं कि वाह तू खुद वहाँ क्लीनर का काम कर रहा है और तुझे लगता है कि तू ऑफिसर है। रिचर्ड को नीचा दिखाने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ते। इस तरह का बाप है ये। माँ तो उनको डांटती है कि अरे मेरा बच्चा अभी घर आया है और तुमने बस अभी से अपना मुंह खोल दिया। पर पापा कहते हैं कि एक बात बता बेटा, क्या आखिरी तक उस फैक्ट्री में क्लीनर बनने का इरादा है क्या? इतने कम पगार में तुम जिंदगी भर अपने परिवार को कैसे चला पाओगे बताओ। बस दोस्तों यही बात रिचर्ड को चुभ जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये बात तो पापा ठीक कह रहे हैं। अगले दिन फैक्ट्री में भी वो यही सोच रहा होता है और ठान लेता है कि बस कैसे भी करके इस क्लीनर जॉब से ऊपर उठकर एक मशीन ऑपरेटर बनूंगा।
तो वो बेकर के पास जाता है जो अकेला बैठा खा रहा होता है। उसका कोई परिवार भी नहीं है और आज तो शायद वो खाने के लिए कुछ खास लेकर भी नहीं आया, सिर्फ सूप ही पी रहा होता है। तो रिचर्ड उसको सेम वही चीज बुरिटोस देता है। बेकर भी उसको ले लेता है, लेकिन खाने से पहले रिचर्ड से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम ये चीज देकर मुझ पे मस्का लगा रहे हो। रिचर्ड कहता है नहीं सर, मैं मस्का क्यों लगाने लगा, बहुत छोटी बात है एक, मैं जिंदगी भर क्लीनर बनकर नहीं रहना चाहता, मुझे मशीनों के बारे में बहुत जानना है, तो क्या आप मुझको सिखाएंगे। शुरू में तो बेकर थोड़ा सोचता है और रिचर्ड उदास होकर जाने लगता है। तब बेकर कहता है ठीक है आ जाओ, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। बस ये सुनने की देरी थी कि रिचर्ड की खुशी का ठिकाना नहीं होता और उसके पास वो बैठ जाता है। उसके बाद जब भी बेकर मशीन ऑपरेट करता है, रिचर्ड उसके पास खड़ा होकर कई डाउट्स पूछ लेता है और एक छोटे से नोटबुक में उसके एक्सप्लेनेशन भी लिख लेता है। वो देखता है कि लेस मतलब वो चिप्स बनकर निकलते हैं तो उनमें से कुछ काले हो चुके थे, लगता है जल गए। रिचर्ड पूछता है इन जले हुए लेस को क्या करते हैं, तो बेकर बताता है कि इन्हें मशीन खुद ही बाहर फेंक देती है। रिचर्ड कहता है अच्छा, बिल्कुल उसी तरह जैसे गोरे लोग ब्लैक अमेरिकन को बाहर कर देते हैं। उसकी इस एक बात से बेकर को समझ आ जाता है कि उसकी ही तरह रिचर्ड भी अमेरिकन सोसाइटी में कितना भेदभाव और उत्पीड़न झेल चुका है। फिर रिचर्ड अपना काम करने लगता है तो कार्डसन रिचर्ड को बुलाता है। असल में कार्डसन को बेकर से चिढ़ है क्योंकि वो बहुत ही रेसिस्ट आदमी है। वो ब्लैक अमेरिकन और मैक्सिकन को गोरों से नीचे समझता है। वो जानबूझकर नीचे कचरा डालकर रिचर्ड से कहता है कि यहाँ पर आओ और इसको पहले साफ करो चलो। और कोई रास्ता न पाकर रिचर्ड उसको साफ करता है, लेकिन ये बात बेकर को भी बड़ा गुस्सा दिला देती है क्योंकि वो जानता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान को इस तरह गुलाम बनाना, उसे अपने से नीचा समझना सरासर गलत है। वो रिचर्ड से कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें हर मशीन के बारे में सिखाऊंगा। फिर दोस्तों वो रिचर्ड को न सिर्फ मशीन के बारे में सिखाता है बल्कि उसे समझाता है कि यहाँ की मशीनों में किस तरह की खराबियां आती है और अगर ऐसी खराबी आए तो उसको कैसे ठीक करना होता है। रिचर्ड तो अपने शिफ्ट के बाद भी बेकर के साथ फैक्ट्री में रुककर कई बातें सीखता है। इसके बाद देर रात घर जाता है और सुबह जल्दी काम पर आ जाता है क्योंकि उसका डेडिकेशन है। वो अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और उस साल का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी जीतता है। इस तरह वो काफी तरक्की कर रहा होता है और बेकर से बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है। और फिर उसकी तरक्की में रुकावट बनकर आती है 1984 में अमेरिका की आर्थिक गिरावट। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पैसों की सर्कुलेशन कम हो जाती है, खाने की कमी, इन्फ्लेशन जैसी कई समस्याएं आम जनता को पीड़ित करके रख देती हैं। जब खाने को खाना नहीं, हाथ में पैसा नहीं, तो कौन खरीदेगा ये चिप्स वगैरह। इस वजह से 1984 से लेकर 1992 तक फ्रीटो ले कंपनी में कोई तरक्की नहीं होती, उल्टा भारी नुकसान चल रहा होता है। इस वजह से लगभग 8 साल रिचर्ड उस कंपनी में क्लीनर के दर्जे से जरा भी ऊपर नहीं उठ पाता। अक्सर ढेरों लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसे माहौल में फ्रीटो ले हेड ऑफिस में एक मीटिंग होती है और ये जो बीच में बैठा है ना, यही है फ्रीटो ले कंपनी का सीईओ, नाम है रॉजर एंड्रिको। यही था पेप्सिको कंपनी का सीईओ जो एक बिलियनियर था, लेकिन अब जिस दौर से कंपनी गुजर रही है उसे मुनाफे के रास्ते पर ले जाने के लिए ही ये मीटिंग बुलाई गई है। रॉजर से निचले लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं उनमें आपस में कई मतभेद होते हैं और लगभग लड़ाई भी चल रही होती है, लेकिन रॉजर फैसला करता है कि फिलहाल कंपनी में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान अगर कोई है तो वो है निचले दर्जे पे काम करने वाले वर्कर्स। उनकी हिम्मत बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं उनको एक मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता हूँ। उसकी स्पीच की वीडियो फ्रीटो ले के हर ब्रांच में दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ कोई उसकी बात सुनना तो दूर, टीवी की तरफ भी नहीं देखता। रिचर्ड लोनी से पूछता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। लोनी कहता है कि कंपनी के सीईओ अक्सर इस तरह की स्पीचेस देते हैं और वो टीवी पर दिखाया जाता है, पर हमें इन बड़े लोगों की बातों से क्या लेना देना, हम तो बस अपना काम करते रहते हैं। ये कहकर लोनी चला जाता है और रिचर्ड भी देखता है कि उसके अलावा कोई और टीवी देख ही नहीं रहा। लेकिन रिचर्ड के लिए रॉजर एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है क्योंकि रॉजर ने बहुत ही कम उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। उसके घर के हालात ठीक नहीं थे, वो एक बॉटलिंग प्लांट में काम करता था और एक पॉइंट पर वो घर जाकर कुकिंग पैंस वगैरह बेचा करता था। इस लेवल पर पहुंचने के लिए रॉजर ने बहुत मेहनत की थी, तो रिचर्ड भी उसी की तरह छोटी सी शुरुआत करके उस जैसी सफलता पाना चाहता है। वो बड़े ध्यान से रॉजर की बातें सुनता है और क्योंकि रिचर्ड के अलावा कोई उसको देख नहीं रहा होता है तो रिचर्ड को लगता है जैसे रॉजर पर्सनली उसी से बात कर रहा हो। उसे ये सुनाई देता है कि देखो रिचर्ड, ये हमारी कंपनी है, ये कंपनी हमारे हाथ से निकल ना जाए, इसलिए ये जरूरी है कि तुम खुद को एक सीईओ की पोजीशन पर रखकर सोचो कि कंपनी को फिर से ऊपर उठाने के लिए तुम क्या करोगे। खुद से ये सवाल करो, तुम्हें जो जवाब मिलेगा उसी से कंपनी आगे बढ़ेगी। इस कंपनी को फिर से जिंदा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद रिचर्ड रॉजर की स्पीच के बारे में 24 घंटे सोचने लगता है। फिर शाम को बच्चों को पार्क में लेकर जाता है जहां वो उन्हें कौन से बने चीटोस खरीद कर देता है जिसमें स्पाइसेस वगैरह डाले होते हैं और उसको सॉस के साथ खाया जाता है। दोनों मजे से खाते हैं, लेकिन छोटा बेटा चिल्ला देता है कि पापा ये तो बहुत तीखा है। रिचर्ड कहता है कि देखो अगर बहुत तीखा है तो फेंक दो ना, उसको जबरदस्ती खाने को किसने कहा तुमसे, फेंको उसको। और वो कहता है ये तीखा तो है लेकिन टेस्टी बहुत है, एक बार खाने से बार बार खाने का मन करता है पापा। यहाँ दोस्तों ये सुनकर रिचर्ड के दिमाग में एक बत्ती जलती है। फ्रीटो ले में जो चिप्स और चिटोस बनाए जाते हैं वो तीखे नहीं होते। वो सोचता है अगर मैं थोड़े मैक्सिकन मसाले
इसमें ऐड करूं और उनको थोड़ा तीखा बना दूं तो शायद लोगों को पसंद आ जाए और इस तरह से हमारी कंपनी डूबने से बच जाए। तो वो घर आकर जूडी को ये बातें बताता है, लेकिन जूडी कहती है जिस दिशा में फ्रीटो ले कंपनी जा रही है मुझे नहीं लगता कि कुछ हफ्तों के बाद तुम्हारी नौकरी वहां रहेगी। ऐसे में अगर तुम अपना आइडिया लेकर मुश्किल से सीईओ तक पहुंच भी गए और मान लो कि उसको ये आइडिया पसंद भी आ गया, फिर भी तीखा फ्लेवर वाला चीटोस बनाकर उसे मार्केट में लाकर उन्हें बेचकर जब तक कंपनी मुनाफा कमाएगी उसमें कई महीने लग जाएंगे और तब तक बिना नौकरी के हम करेंगे क्या? मेरी मानो, वापस अपने पापा से अपने लिए नौकरी की बात करो। रिचर्ड तो साफ इंकार कर देता है, लेकिन जूडी जैसे तैसे उसको मनाकर उसे उसके पापा के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। लेकिन पापा को तो आप जानते हैं, हमेशा की तरह उसको ऐसे शब्द बोलते हैं जैसे कि बातों से वो रिचर्ड को अपने पैरों तले कुचल रहे हो। अब तक जो रिचर्ड उनकी बातें सुन रहा था ना दोस्तों, उसे आ जाता है गुस्सा और वो अपनी भड़ास उन पर निकाल देता है कि बचपन से लेकर अभी तक आपने मुझे नालायक, निकम्मा, गुड फॉर नथिंग कहकर सच में मुझे नालायक जैसा फील करवा दिया है। मेरी जिंदगी बर्बाद है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पापा। पर यहाँ भी पापा रुकते नहीं, कहते हैं कि तुम जो हो ना वही तो मैं कह रहा हूँ। जल्दी तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम्हारी पत्नी का तुम पर से विश्वास उठ जाएगा, वो जरूर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, इसलिए तो तुम्हें मेरे पास लेकर आई है वो नौकरी की भीख मांगने के लिए। अब तो जूडी से भी बर्दाश्त नहीं होता दोस्तों और कह देती है आपके इस आधार पर कह रहे हैं कि मैं उसको छोड़कर चले जाऊंगी, बड़े बुजुर्ग हैं आप, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन अब और नहीं, आज कहती हूँ, आप कान खोलकर भी सुन लीजिए, मैं मरते दम तक रिचर्ड के साथ रहूंगी, क्योंकि आप अपने बेटे को जितना जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं उसे जानती हूँ। वो आपसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और काबिल भी है। आपसे नौकरी की बात करने का मैंने उसको सुझाव दिया था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ कर। आइंदा भीख मांगने नहीं आएंगे हम। चलो रिचर्ड यहाँ से, तुम अपनी कंपनी के लिए जो आइडिया सोच रहे थे उसे पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब वो रिचर्ड को एक मैक्सिकन शॉप में लेकर जाती है जहाँ मैक्सिकन मसाले वगैरह मिलते हैं। वो कुछ मसाले खरीद ले आती है। अगले दिन रिचर्ड अपने आइडिया के बारे में बेकर को बताता है, पर बेकर को विश्वास नहीं होता कि ये सब करना पॉसिबल है। लेकिन रिचर्ड कहता है कि मैं कल ही एक सैंपल बनाकर लेकर आता हूँ, फिर बात करेंगे। वो फैक्ट्री से थोड़े चीटोस, चिप्स वगैरह लेकर आ जाता है। टोनी भी इस काम में उसकी मदद करता है क्योंकि जल्दी उसकी भी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वो हर कोशिश करना चाहता है जिससे कि कंपनी मुनाफा कर ले और उसकी नौकरी बच जाए। फिर घर आकर रिचर्ड और जूली मिलकर उन मसालों और वेजिटेबल्स का एक मैक्सिकन सॉस तैयार करते हैं और छोटे बेटे से टेस्ट करवाते हैं कि कैसा है। वो तो चिल्लाता है कि ये बहुत ज्यादा तीखा है। ये लोग भी टेस्ट करते हैं उसको, हाँ यार ये तो सच में बहुत तीखा है। अगले सीन में पूरा परिवार सिंह के पास खड़ा जलन से राहत पाने के लिए बार बार मुंह धो रहा होता है। पहली कोशिश फ्लॉप हुई। इसके बाद वो कई वेराइटीज ऑफ मसाले और फ्लेवर्स ट्राई करते हैं, लेकिन एक में भी वो लाजवाब टेस्ट नहीं आता जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब आखिर में थोड़े चीटोस बचे होते हैं जिसको कवर में डालकर रिचर्ड उसको यूं ही घुमा रहा होता है और तब उसको एक आइडिया आता है कि उन सॉसेस से चीटोस बनाने की बजाय अगर चीटोस के ऊपर ही ऊपर इन मसालों को कोट किया जाए तो कैसा रहेगा। अब वो चीटोस को फैन कवर में डालकर उसमें मसाला डालकर उसको रोटेट करता है तो आखिर उन्हें इस तरह के चीटोस मिलते हैं जो ऊपर से तीखा होता है लेकिन तीखापन अंदर नहीं उतरा होता और उसका टेस्ट होता है एकदम अलग। वो फिर चुटकू से टेस्ट करवाते हैं तो वो फिर चिल्लाता है कि तीखा है। वो पूछते हैं कि सिर्फ तीखा या फिर टेस्टी भी है। एंड वो स्माइल करके कहता है टेस्टी तीखा है पापा, दोनों है इसमें। पापा उस दिन पार्क में जो हमने खाया था ना बिल्कुल वैसा टेस्टी है। पूरा परिवार झूम उठता है। अब इनको ये सैंपल सीईओ तक पहुंचाना होगा। अगले दिन रिचर्ड फैक्ट्री जाता है तो टोनी और कुछ और लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। तो वो लोनी को अपने सैंपल के बारे में बताता है और कहता है कि प्लीज किसी भी तरह सीईओ रॉजर तक मेरी बात पहुंचा दीजिए। लेकिन लोनी उम्मीद ही खो चुका था और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो एक क्लीनर का आइडिया सुनेंगे कभी? जाओ यार अपना काम करो, पता नहीं कंपनी कब बंद हो जाएगी। इस तरह डिस्करेज करके वो चला जाता है। उस रात रिचर्ड चुपके से फैक्ट्री में जाता है और एक प्लांट मैनेजर के कमरे में घुसता है जहां रॉजर के सेक्रेटरी का होता है नंबर। उसे नोट करके अगले दिन वो चुपके से ऑफिस रूम में जाता है और उस नंबर को कॉल करता है। सेक्रेटरी पूछती है आप कौन है? वो कहता है कि मैं रिचर्ड हूँ, अमेरिका में रहता हूँ। सेक्रेटरी पूछती है अमेरिका में कहाँ से? व्हाइट हाउस से बोल रहे हो क्या, या फिर प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी बोल रहे हो? उसके सवालों से पता चलता है कि रॉजर की पहुंच ऊपर तक है और शायद इन ऊंची जगहों से उसको ज्यादातर कॉल्स आते हैं। रिचर्ड कहता है कि मैं फ्रीटो ले फैक्ट्री से बोल रहा हूँ। तो वो पूछती है आप प्लांट डायरेक्टर बोल रहे हैं क्या? रिचर्ड कहता है नहीं, मैं फैक्ट्री में काम करने वाला टेक्नीशियन हूँ। सुनकर वो फोन रखने वाली होती है, लेकिन तब रिचर्ड कहता है कि प्लीज प्लीज कट मत करना, मेरी बात सुनिए। आप जानती हैं कि हमारी कंपनी किस मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसे डूबने से बचाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। प्लीज सीईओ तक मेरी बात पहुंचा दीजिए। रोज यहाँ लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। ये ना सिर्फ उनकी कंपनी का बल्कि उन सारे वर्कर्स की लाइफ का सवाल है। सिर्फ उनकी नहीं, आपकी भी तो नौकरी का सवाल है। अगर कंपनी नहीं रहेगी तो आप नौकरी कहाँ करेंगे बताइए? आपकी खातिर, मेरी खातिर, सारे वर्कर्स की खातिर प्लीज मिस्टर रॉजर से मेरी बात करवाइए। इस पर दोस्तों वो जरा सोचती है और उसे सीईओ से कनेक्ट करती है। रिचर्ड नॉन स्टॉप अपनी बातें कह जाता है कि मैं आपकी फैक्ट्री का क्लीनर हूँ,
फ्रिटोले को बचाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मैक्सिकन हूँ सर, और मैंने खुद एक मसाला मिक्स बनाया जो काफी स्पाइसी होगा। उसे अगर हमारे नॉर्मल चिप्स और चिटोस पर अप्लाई करेंगे तो टेस्टी बहुत ज्यादा हो जाएगा और सेल भी बढ़ेगा। मैक्सिकन लोग ही नहीं, अमेरिकन भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। मार्केट में खूब चलेगा सर। मैंने कई लोगों से टेस्ट करवाया और सबको पसंद भी आया। मैं आपको सैंपल भेज सकता हूँ, उसको टेस्ट करके आप प्लीज फैसला कीजिएगा। उसका कॉन्फिडेंस और जिस रफ्तार से वो बोला जाता है, रॉजर को काफी इंप्रेस कर जाती है चीज, और वो पूछता है कि क्या सिर्फ इसीलिए तुमने खास तौर पर वो मसाला बनाया था? रिचर्ड कहता है कि हाँ सर, उस दिन वीडियो में आपने कहा था कि कंपनी को बचाने के लिए एक सीईओ की तरह सोचो। अगर तुम सीईओ होते तो क्या करते? बस यही कहा था ना सर आपने। मैंने वही किया सर, और तब मुझे ये आइडिया मिला। रॉजर पूछता है तो क्या तुमने मेरा पूरा वीडियो देखा था? रिचर्ड कहता है कि हाँ सर, उसे देखने और आपकी बातें सुनने के बाद ही तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिली। रॉजर को लगा था कि हमेशा की तरह उसकी वीडियो को किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन पहली बार किसी ने उसकी बातों को सुना और उसके आधार पर कंपनी के बारे में इतना कुछ सोचा, और वो भी फ्लोर और मशीन साफ करने वाले एक क्लीनर ने उसकी बात को सीरियसली लिया। बताओ। ये जानकर रॉजर बड़ा इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है रिचर्ड, तुम मुझे सैंपल भिजवाओ, फिर हम बात करते हैं। कॉल कट होने के बाद रिचर्ड बड़ा खुश होता है। अगले सीन में रिचर्ड और जूडी सैंपल को बॉक्स में डालकर उसे कुरियर करते हैं, लेकिन यहाँ रिचर्ड को एक टेंशन भी होती है कि रॉजर को ये पसंद आएगा कि नहीं। तो वो जूडी से कहता है एक बार भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। सुनकर जूडी चौंक जाती है कि जो आदमी भगवान को नहीं मानता वो खुद प्रार्थना करना चाहता है। वाओ। खैर, दोनों प्रार्थना कर लेते हैं। रिचर्ड को प्रार्थना करनी तो आती नहीं, वो डायरेक्ट भगवान से वार्तालाप करने लग जाता है कि मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं प्रभु, लेकिन मैंने वो सब छोड़ दिया है। बस रॉजर को ये सैंपल पसंद आ जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिछले कर्म माफ कर देना भगवान और मुझे सफलता देना। वहां पर बैठा आदमी हैरान हो जाता है कि ये तो नए तरीके से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ रॉजर को सैंपल मिल जाता है और वो उसे टेस्ट करता है। काफी तीखा होता है और वो पानी मंगवाता है पहले तो, लेकिन कुछ देर के बाद जब तीखापन का असर जरा कम होता है तो उसे और खाने का मन करता है और वो एक एक करके खाने लग जाता है। तुरंत वो फैक्ट्री को कॉल करता है और खुशकिस्मती से उस वक्त रिचर्ड वहां से गुजर रहा होता है। वो उसे किसी और का कॉल समझकर अटेंड करता है। रॉजर कहता है कि सुनो रिचर्ड, मैंने तुम्हारा सैंपल टेस्ट किया। आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। 2 हफ्ते के बाद मैं तुम्हारी फैक्ट्री में आऊंगा, तब तुम मुझे अपना आइडिया और प्लान डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के साथ देना। कहकर वो कॉल काट देता है, लेकिन यहाँ रिचर्ड की खुशी तो मारो वो पागल हो जाता है। लेकिन बात लोनी तक पहुंच जाती है और वो रिचर्ड को डांटता है कि मेरी परमिशन के बिना तुमने सीईओ से बात क्यों की? असल में दोस्तों, रॉजर के नीचे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें अच्छा नहीं लगा कि फैक्ट्री की सफाई करने वाला एक मामूली क्लीनर उन ऑफिसर को बाईपास करके डायरेक्टली सीईओ से बात कर पाया। ये उनको पचा नहीं जरा, इसीलिए उन्होंने लॉनी को काफी सुनाया होता है, जिसकी वजह से लॉनी अब रिचर्ड को डांटने पे मजबूर है। रिचर्ड कहता है कि सीईओ को तो मेरा सैंपल बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने कहा है कि वो फैक्ट्री आएंगे और मेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे। लॉनी कहता है कि 2 हफ्ते के बाद सीईओ नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारी और तुम्हारे साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी। उसकी बातों से रिचर्ड मायूस हो जाता है। वो घर आकर जोड़ी को बताता है कि मुझे किसी भी तरह सीईओ को फैक्ट्री आने से रोकना होगा, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन देना तो आता ही नहीं। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वक्त से पहले मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे कुछ आता नहीं जोड़ी, मैं बस यूं ही सपने देख रहा था। अब जोड़ी को उस पर गुस्सा आता है कि ये तो हार मान गया। वो उसे आईने के सामने ले जाकर कहती है, देखो देखो, खुद को देखो अच्छे से। मेरी लाइफ में मुझे अगर कोई स्पेशल गिफ्ट मिला है तो वो तुम हो। सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम कितने टैलेंटेड हो। तुम जरा सोचो, बचपन से लेकर अब तक हमने कितने अपमान झेले, कितने भेदभाव का सामना किया। आज भी तुम्हारी कंपनी के लोग नहीं चाहते कि एक मैक्सिकन होकर तुम जिंदगी में ऊपर उठो। तुम्हारे पापा तुम्हें नालायक समझते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी फैक्ट्री के लोगों और अपने पापा की सोच को गलत साबित करके दिखाना होगा। तुम बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंचोगे, इसका तुम्हें विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। तुम्हें प्रेजेंटेशन देना नहीं आता ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। वो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तुम जल्दी सीख भी जाओगे। कहकर वो उसको लाइब्रेरी में ले जाकर इंडस्ट्रीज के बारे में चीजें और प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के बारे में कई बुक से पॉइंट्स बताती है और काफी कुछ सिखाती भी है। एंड 2 हफ्तों के अंदर ही वो उसे प्रेजेंटेशन के लिए काफी अच्छे से तैयार कर लेती है। उसको नया कोट वगैरह दिलाती है। रिचर्ड कहता है, उस दिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट हूँ, लेकिन अगर तुम ना होती ना तो शायद मैं किसी जेल में सड़ रहा होता या आज तक इलीगल काम करके कहीं पड़ा रहता। तुम मेरे लिए सिर्फ गिफ्ट नहीं, मेरी लाइफ लाइन हो। एंड वो भी इसको कहती है, होगी तुम्हारी डायलॉग बाजी, चलो आगे काम करो। तुम्हारे पापा ने कॉल किया था, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, प्लीज जाकर उनसे मिल लो। रिचर्ड जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जोड़ी के कहने पर वो चला जाता है और वो खुद उसे प्रेजेंटेशन के लिए टाई वगैरह पहनाते हैं। रिचर्ड को लगता है कि जाने से पहले ये आदमी जरूर मुझे डांटेगा, पर नहीं, वो बहुत इमोशनल होते हैं और कहते हैं कि हर बाप अपने बेटे को एक ऊंची पोजीशन पर देखना चाहता है। बेटा, मैं भी वही चाहता था। शायद मेरा तरीका गलत रहा होगा, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया, मारा भी होगा, लेकिन इसी दिन को देखने के लिए मैं तरस रहा था। आज मैं तुम्हें समझ गया। तुम्हारी लाइफ में जो सफलता मिलेगी उसकी वजह मैं नहीं, तुम्हारी वाइफ जोड़ी होगी। जो मुझे करना चाहिए था वो उसने कर दिखाया। ऑल द बेस्ट।
तुम जरूर आगे बढ़ोगे। रिचर्ड भी आज बहुत प्राउड फील करता है और इमोशनल भी हो जाता है और फिर आता है कंपनी में। थोड़ा नर्वस तो होता है, लेकिन बेकर उसको हिम्मत देकर अंदर लेकर जाता है। वहाँ सीईओ और दूसरे ऑफिसर्स बैठे होते हैं। रिचर्ड अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता है, लेकिन बहुत ही खराब जाता है यार, क्योंकि एक इंसान जो बिजनेस के बारे में और प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ जानता ही नहीं, उसके लिए 2 हफ्ते में सब कुछ सीख कर इतना एक्सपीरियंस लोगों के सामने बिजनेस प्रेजेंटेशन देना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से वो उससे कई सवाल भी पूछते हैं, जिसका रिचर्ड ठीक से जवाब नहीं दे पाता। तो वो कहता है कि देखिए सर, मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, मैं बस 2 हफ्तों में थोड़ा बहुत सीख लिया, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फिलहाल, इसीलिए मैं अपनी बात बहुत ही सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस की कॉम्प्लिकेटेड भाषा नहीं आती। अब दोस्तों, वो अपने ही स्टाइल में दिल से अपनी बातें उनके सामने रखता है और कहता है, मैं एक मैक्सिकन हूँ, ये मसाला मेरी वाइफ ने तैयार किया है, इसे अगर हम चिप्स चिटोस वगैरह पर जरा सा कोट करके बेचेंगे तो लोगों को उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा और सेल्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इस आइडिया को ट्राई करने का बस एक मौका मुझे दीजिए, आपको निराश नहीं करूंगा। उसका इस तरह से खुलकर बात करना रॉजर को बड़ा पसंद आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है रिचर्ड, शुरुआत में हम तुम्हारे स्पेशल मसाले से कोट करके 5000 पैकेट्स के चिटोस बनाएंगे और उसे मार्केट में ट्राई करेंगे, लोगों को उसे टेस्ट करने देंगे और अगर लोगों को पसंद आया तो फिर आगे की बातें करेंगे, कहकर रॉजर चला जाता है। लेकिन उसके नीचे जो ऑफिसर्स हैं, उनके पेट में होती है जलन और आग भी लग जाती है कि एक मामूली सा क्लीनर और वो भी एक मैक्सिकन का आइडिया हम ले क्यों। खासकर दोस्तों ये आदमी जिसके सर पर 4-5 बाल उगे हुए हैं ना, इसका नाम है पीटर। वो तो रॉजर को वार्न करता है कि देखो ये आइडिया फ्लॉप है, लेकिन रॉजर कहता है कि मैंने भी बहुत मामूली सी शुरुआत की थी। रिचर्ड भले ही शेयर मार्केट या बिजनेस के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो बखूबी जानता है कि लोगों के बीच एक प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है। उसे लोगों की पसंद मालूम है और मुझे तो विश्वास है कि ये आइडिया सफल होगा। फिर क्या था दोस्तों, रिचर्ड की आइडिया के मुताबिक उसके मसाले चिटोस के 5000 पैकेट्स बनाए जाते हैं और उन्हें जगह जगह सुपरमार्केट्स में रखवाया जाता है। उसका नाम रखा जाता है फ्लामिन हॉट। 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन फ्लामिन हॉट के अलावा बाकी सारे चीटोस बिकते हैं, सिर्फ वही नहीं बिकता। पीटर तो फैक्ट्री में कॉल करके कह देता है कि फ्लामिन हॉट नहीं चला, ये बेकार आइडिया था, मैंने पहले ही कह दिया था, तो इसीलिए हम फ्लामिन हॉट के सारे पैकेट्स मार्केट से हटवा रहे हैं। रिचर्ड कहता है कि 1 और हफ्ते का टाइम दीजिए। क्या आपने उन जगहों पे पैकेट सप्लाई किए जहाँ पे मैक्सिकन्स और लैटिनोस वगैरह बड़ी मात्रा में रहते हैं? इस बार लॉनी भी रिचर्ड को सपोर्ट करता है और पीटर से कहता है कि नॉर्मली तो हम नए प्रोडक्ट को 3 हफ्ते देते हैं, तो इस बार 2 हफ्ते के बाद ही ऐसा फैसला क्यों लिया जा रहा है, और टाइम दो उसको। लेकिन पीटर तो अपनी बात पे बिल्कुल अड़ा रहता है। बेचारा रिचर्ड उदास हो जाता है कि यार क्या किस्मत पाई है मैंने। लेकिन बेकर कहता है कि तुम्हें भाई इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है, एक जोश है, और जो यहाँ किसी के पास नहीं है। तुम कोई और आइडिया सोचो, जरूर बात बन जाएगी। घर पे दोस्तों जूडी भी उसे काफी मोटिवेट करती है और तब रिचर्ड का बेटा कहता है कि पापा, मैंने अपने स्कूल फ्रेंड से कहा कि हमारे स्पेशल चीटोस मार्केट में आया है, पर वो कहते हैं कि उन्होंने फ्लामिन हॉट का नाम तो कहीं सुना तक नहीं। और तब मुझे याद आया कि मैंने भी फ्लामिन हॉट के बारे में बाहर कहीं नहीं सुना। अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे तो सेल्स कैसे होगा, कहकर वो अपने पिगी बैंक से कुछ पैसे देता है और कहता है कि पापा, इन पैसों से आप फ्लामिन हॉट की मार्केटिंग करना। अपने बेटे को लेकर रिचर्ड बहुत प्राउड फील करता है कि वो इतनी दूर की सोच रहा है, पर वो उसके पैसे नहीं लेता। उसे एक बढ़िया आइडिया आया होता है। वो अपने पुराने गैंग के पास जाता है और टोनी से कहता है कि भाई, अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकना शुरू हुआ तो तुम्हें नौकरी भी वापस मिल सकती है, ध्यान रखना इस बात का। टोनी भी उसकी बात मान लेता है। वो अपने गैंग के आदमियों को मार्केटिंग के काम में लगा देता है। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, लेकिन अगर किसी चीज को बेचने का फैसला कर ले तो लोगों में लालच जगाकर बेचने में माहिर होते हैं। अब रिचर्ड अपने गैंग के साथ कंपनी में बिल्कुल मास एंट्री लेता है, पर कार्सन कहता है कि तुम्हारी वजह से वक्त से पहले हमारी नौकरी जाने वाली है, अब हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं। और तब बेकर उसको चुप करा देता है कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो उसे अपनी बात पूरी करने दो, तुम बोलो रिचर्ड। इस तरह वो रिचर्ड की साइड लेता है। अब रिचर्ड कहता है कि देखो भाइयों, मैं अपने लिए नहीं बल्कि सबकी नौकरियां वापस लाने के लिए ही इतनी कोशिशें कर रहा हूँ। अगर फ्लामिन हॉट हिट हुआ तो किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, और जिनकी नौकरी चली गई उन्हें उनकी नौकरी वापस भी मिल जाएगी। इसी में सबकी भलाई है। कार्सन भी रियलाइज करता है कि रिचर्ड अब सही है और सब मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। वो 5000 पैकेट्स जो बिके नहीं थे, उन्हें गाड़ी में लोड करके उन जगहों पर लेकर जाते हैं जहां लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठा होते हैं, खासकर जहां बच्चे होते हैं वहां, और सब मिलकर उन पैकेट्स को फ्री में लोगों को बांटते हैं, क्योंकि उन चीटोस को खाकर अगर उन्हें उनका टेस्ट पसंद आ गया तो वो जरूर मार्केट में जाकर उसको खरीदेंगे और बार बार खरीदेंगे। इसके बाद और 5000 पैकेट्स बनवाए जाते हैं और उन्हें भी शहर में जगह जगह इस तरह फ्री में दिया जाता है। कुछ दिन के बाद फ्लामिन हॉट के लिए मार्केट में एक डिमांड पैदा हो जाती है और लोग हर सुपरमार्केट में उसी को ढूंढ ढूंढ कर खरीदते हैं। इसके लगभग दोस्तों 1 ही हफ्ते के अंदर फ्लामिन हॉट की सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात रॉजर तक पहुंच जाती है। पीटर की तो हो जाती बोलती बंद और रॉजर उससे कहता है कि तुमने तो रिचर्ड को सिर्फ एक मामूली क्लीनर समझा था ना, लेकिन देखो आज उसी की बदौलत ये कंपनी डूबने से बच गई है और तरक्की की राह पर निकल रही है। अब इतना होने के बावजूद भी दोस्तों रिचर्ड अभी भी इस फैक्ट्री में क्लीनर का ही काम कर रहा होता है।
तो एक दिन आता है रॉजर का कॉल और वो रिचर्ड से बात करता है। वो बताता है कि तुम्हारा फ्लामिन हॉट चीटोस दुनिया भर में हिट हो गया है रिचर्ड, अब हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। वेरी गुड सर, कितने पैकेट्स की जरूरत पड़ेगी, 5,000 या 10,000? तो रॉजर कहता है कि 5,000 10,000 नहीं, हमें 5 मिलियन पैकेट्स बनाने होंगे। रिचर्ड हिल जाता है, 5 मिलियन? रॉजर कहता है कि हाँ, दुनिया भर में फ्लामिन हॉट की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि ये भी शायद कम पड़ जाएंगे। ओके सर, ओके कहकर वो कॉल को एंड करता है, लेकिन उसके अंदर खुशी का भंडार फूट जाता है। अब यूजुअल चीटोस और चिप्स का प्रोडक्शन रोक दिया जाता है और हर फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फ्लामिन हॉट चीटोस तैयार होने लग जाते हैं और अब उन्हें और भी ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होगी और वो वर्कर्स जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था उन सबको वापस बुला लिया जाता है। और दोस्तों, रिचर्ड भाई साहब अब एक क्लीनर नहीं बल्कि एक सुपरवाइजर के दर्जे पर काम कर रहे हैं। एक दिन एक कॉल आता है और बेकर बहुत खुश दिखता है। वो रिचर्ड से कहता है कि आखिर मैं प्लांट मैनेजर बन गया, जिसे मैं कई साल से डिजर्व कर रहा था। वो रिचर्ड को थैंक करता है क्योंकि अगर रिचर्ड ना होता तो शायद ये कंपनी बंद हो चुकी होती और बेकर कभी भी प्लांट मैनेजर नहीं बन पाता। रिचर्ड उसे भी बधाई देता है और पूछता है कि क्या मेरे बारे में कुछ कहा उन्होंने? मैं बहुत दिनों से मशीन ऑपरेटर बनना चाह रहा था, मैंने उस पोजीशन के लिए अप्लाई भी किया था। बेकर कहता है कि सॉरी यार, उस बारे में तो कोई बात हुई नहीं, लेकिन हिम्मत मत हारना, जरूर तुम्हें वो मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, कहकर वो चला जाता है। रिचर्ड को अब थोड़ा उदासी होती है कि 10 साल से मैं क्लीनर का काम कर रहा हूँ, शायद मुझे तरक्की नहीं मिलेगी क्या, सोचकर वो मायूस होकर अपना काम कर रहा होता है। और तब लोनी आकर कहता है, ऊपर डायरेक्टर के केबिन के पास काफी गंदगी है, तो वहां जाकर क्लीन करो। रिचर्ड भी सफाई करने ऊपर जाता है तो वहां खड़ा होता है CEO रॉजर। रिचर्ड को टेंशन होने लग जाती है और पूछता है कि सर आप यहाँ पर? रॉजर कहता है कि बस तुम्हें एक छोटा सरप्राइज देने आ गया, कहकर वो उसके हाथ में मॉप स्टिक लेकर दूर रखता है और डायरेक्टर केबिन पर एक नेम प्लेट लगाता है जिस पर लिखा होता है रिचर्ड मोंटानेज, डायरेक्टर ऑफ मल्टी कल्चरल मार्केटिंग। ये इस प्लांट के प्लांट मैनेजर से भी दोस्तों ऊपर की पोजीशन है। अब रिचर्ड इस प्लांट का डायरेक्टर है। इतनी बड़ी पोजीशन और जिम्मेदारी उसे सौंपी थी रॉजर ने क्योंकि उसे रिचर्ड पर बहुत विश्वास हो गया था। रॉजर भी सोचता था कि इसने मेरी तरह छोटी शुरुआत की और अपनी मेहनत से ये पोजीशन डिजर्व की है। रिचर्ड तो एकदम बौखला जाता है क्योंकि वो बस एक मशीन ऑपरेटर की नौकरी मांग रहा था, लेकिन रॉजर ने उसको इतना बड़ा प्लांट डायरेक्टर बना दिया। शायद इसी को कहते हैं दोस्तों, हार्ड वर्क नेवर फेल्स। बाकी लोग भी पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने उसको बताया नहीं क्योंकि वो सब उसको सरप्राइज देना चाहते थे। अब सभी उसको खूब चीयर करते हैं। टोनी, बेकर, लोनी, कार्सन सब उसको बधाई देते हैं क्योंकि वो सब जानते हैं कि उसने कितना स्ट्रगल किया और कितनी मेहनत और लगन के बल पर वो इस पोजीशन पर पहुंचा। रिचर्ड अपने उसी गंदे ब्लू यूनिफॉर्म में ही डायरेक्टर्स केबिन के अंदर जाता है। वो लाइफ में उस पड़ाव पर पहुंच गया दोस्तों जहां पर वो हमेशा से पहुंचना चाहता था और वो भी अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर। वो खुद के बारे में बहुत प्राउड फील करता है और वो ये खुशखबरी अपनी वाइफ जूडी के साथ शेयर करने के लिए उसे पहले कॉल करता है। तो वो एक स्टोर रूम में काम कर रही होती है और खबर सुनकर वो भी बेचारी टूटकर रो पड़ती है, मतलब खुशी के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। रिचर्ड और जूडी ने बहुत बुरे दिन देखे थे यार, और अब जूडी इसीलिए खुश है कि उनकी लाइफ में सच में सुबह हो गई और आने वाले दिन जरूर अच्छे होंगे। दोनों ही रो रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशी शेयर करते हैं। यहाँ से दोस्तों कई साल के बाद रिचर्ड को दिखाते हैं जो अब प्लांट डायरेक्टर नहीं बल्कि अपने हार्ड वर्क डेडिकेशन के बल पर फ्लामिन हॉट ब्रांड का CEO बन चुका है। इतना ही नहीं, मैक्सिकन लैटिनो मार्केट्स का वो किंग माना जाता है। वो बड़े बिलियनर्स में गिना जाता है। वो जूडी के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है और बाहर आते हुए वो स्टाफ को टिप्स भी देता है। और यहाँ उसके वॉइस ओवर में बताया जाता है कि किसी के काम के आधार पर उसे मामूली मत समझना। एक मामूली नौकर, एक मामूली वेटर, एक मामूली सफाई कर्मचारी, एक मामूली पेंटर, एक मामूली माली, इस तरह किसी के काम के आधार पर उस पर मामूली का ठप्पा कभी मत लगाना, क्योंकि ना तो कभी कोई काम मामूली होता है और ना ही कोई इंसान। किसी को मामूली समझना आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जिसे आप मामूली समझते हैं उसमें इतिहास को भी बदल देने की क्षमता होती है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को भी कभी मामूली मत समझना। अगर कुछ करना चाहते हो तो उसे करने की क्षमता तुम में पहले से होती है, बस उसे पहचानने की देरी है। रिचर्ड के इसी मोटिवेशनल बात के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है और आखिर में दोस्तों असली रिचर्ड को दिखाते हैं जिसकी लाइफ पर यह मूवी आधारित है। रिचर्ड लैटिनो मार्केटिंग का गॉडफादर माना जाता है। उसकी बनाई हुई फ्लामिन हॉट चीटोस $1 बिलियन कमा चुकी थी और 2019 में रिचर्ड रिटायर हो गया और 48 साल से रिचर्ड और जूडी साथ है। मूवी में 2 बेटे दिखाए गए थे, लेकिन उसके बाद उनका एक और बेटा हुआ। रिचर्ड जहां भी स्पीच देता है तो ये बताना कभी नहीं भूलता कि मेरी वाइफ जूडी ही मेरे लिए सबसे खास, सबसे बड़ी है, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। बाकी दोस्तों आप बताइए आपको क्या लगता है, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।